गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ऑल इज वेल। चलिए चलिए चलिए, आज से हम जीएसटी को स्टार्ट करते हैं और आपके कानों में इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि खून निकल जाए, ऐसी कुछ कहानियां करेंगे हम लोग। हमने जीएसटी का एक नाम क्या रखा है दोस्त? जीएसटी कहानी। प्यार से डेली आएंगे, कहानी सुनेंगे और सो जाएंगे। सोना मत, क्लास के बाद डीटी पढ़ लेना, शाम को शेड्यूल बना लो, जीएसटी एंड देन डीटी, बाकी पूरे दिन अपना अलग पढ़ाई करो। कोई भी चीज बिना शेड्यूल के करोगे तो चीजें कभी कुछ नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहला काम क्या करो, जब भी जीएसटी की क्लास हो उस दिन अपना जीएसटी करो, उसके रात को बैठ के डीटी का लेक्चर खत्म कर लो। हो गया बात खत्म। बाकी पूरा दिन में आपको जो टॉपिक करना है करो। ठीक है? थैंक यू नीरज भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद करता हूं अब चीजें ठीक हो गई होगी। देखिए, प्यार से पढ़िएगा। जीएसटी इज a tax on supply of goods or services, or both, except alcoholic liquor। बहुत चेंजेस है। It's a proper regular batch. Shankar Narayan, it's a proper regular batch. There is no fast track in GST. I never do any fast track in GST. GST is always a proper regular batch. In direct tax there is एक वन बैच, वो भी फास्ट ट्रैक नहीं है। 75-80 लेक्चर रेगुलर में है, 60 उसमें है। क्या बताऊं, बताओ। कम में होता ही नहीं है यार, मुझे आता ही नहीं है फास्ट ट्रैक करना। देखो पिक्चर क्या निकल के आई दोस्त। जीएसटी क्या है सर? जीएसटी एक टैक्स है। अच्छा, किसके ऊपर? सप्लाई के ऊपर। किसकी सप्लाई? गुड्स और सर्विसेज हो या बोथ हो, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। क्यों अल्कोहलिक लिकर? क्योंकि आपको पता ही होगा, आप बड़े हो गए हो, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। जिस स्टेट में बनता है उसी स्टेट में एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग। और आपको पता है रेस्टोरेंट वाले जब लगाते हैं तो वैट भी लगा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी कि भैया दो चीजों को हम जीएसटी में नहीं लाना है। अल्कोहलिक लिकर के लिए तो सारे स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही ना कर दिया। फिर आ गया 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बोलने का, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उनको उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी में नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक लिकर कभी नहीं, यानी कि अल्कोहलिक लिकर को कभी भी जीएसटी में नहीं लाया जा सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो उन्होंने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उनको अभी नहीं। पर मोदी जी चाहे और जीएसटी काउंसिल अगर साथ दे तो शायद कभी आ सकता है जीएसटी। लोगों के मन में एक भावना है कि जीएसटी में आने से सीधा 50 रुपया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी से आने 50 रुपया नहीं होगा, ये मत बोलो। हाँ, 10-15 रुपए, 10 से 15 रुपए का रिडक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी एक तरीके का टैक्स है। किसके ऊपर लगना है? सप्लाई के ऊपर लगना है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, चाहे गुड्स की सप्लाई करो, सर्विस की सप्लाई करो, और बोथ करो। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्त। अब इसमें जब मैं जाता हूं तो सबसे पहले आता है सेक्शन। हमेशा याद रखो, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। कोई भी प्रोविजन जब आप पढ़ रहे हो, याद रखना सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का, तो उस एक्ट का नाम वो हमेशा यही होगा। नाम क्या है तुम्हारा? बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, नेम। एक्सटेंट कहां तक हो? बोला पूरे इंडिया में हूं। सर जम्मू एंड कश्मीर, अरे जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया का पार्ट नहीं है क्या? नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। कब आया था ये आ गया था। मेरा बर्थडे हुआ कब? सर मेरा बर्थडे ना 1 जुलाई 2017 को मेरा बर्थडे है। ओ, 1 जुलाई 2017 को मेरा बर्थडे है। हाँ, नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेटिव।
सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स भी तो यही है, नाम क्या है तुम्हारा, बोलो इनकम टैक्स एक्ट 1961 रीड विद इनकम टैक्स रूल 1962 रीड विद सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन रीड विद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यहाँ पे भी क्या है, नाम क्या है तुम्हारा, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 ऑल ओवर द टैक्स, वो कहते हैं ना वन नेशन वन टैक्स। सेक्शन 2 किसी भी एक्ट में अगर आप जाते हो दोस्त, तो याद रखना सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? डेफिनेशन की, प्योर डेफिनेशन की। सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने की है जीएसटी काउंसिल। सबसे अच्छी चीज पढ़ने की क्या है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल मतलब आप देखा करो कि जब ये एक्ट बना तो इसमें किसी तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के फिनेंस मिनिस्टर साथ में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके फिनेंस मिनिस्टर से एक टीम बनाई जिसका नाम रखा जीएसटी काउंसिल। जो भी डिसीजन होता है उसी काउंसिल के थ्रू पास होता है। तो इसलिए कोई भी लाइन पढ़ोगे तो वहां लिखेगा द सेंट्रल गवर्नमेंट पास ए नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। द सेंट्रल गवर्नमेंट पास ए नोटिफिकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद ही वो निकला। ठीक है सर। अब हम आ गए कहां? सेक्शन 7 में सप्लाई। और जीएसटी किसके ऊपर है दोस्त? सप्लाई के ऊपर है। अच्छा, ये कहानी है। हाँ दोस्त, ये है 8, 9, 10। अच्छा 8, 9, 10। 8 में क्या है? सप्लाई का ही पार्ट है, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। 9 क्या है? चार्जेबिलिटी। वाह, चार्जेबिलिटी। यस, चार्जेबिलिटी। व्हाट द चार्जेबिलिटी मींस, कैसे ये चार्ज होगा, किस तरीके से होगा। इसी में इसलिए उन्होंने क्या किया है, चार्जेबिलिटी में कई सारे सेक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि 9 है। 9 सब सेक्शन 1 है, 9 सब सेक्शन 2 है, 9 सब सेक्शन 3 है, 9 सब सेक्शन 4 है, 9 सब सेक्शन 5 है। सेक्शन याद मत करना, प्यार करोगे धोखा खाओगे। अपने आप प्यार हो गया तो वेल एंड गुड है, वही वाली बात। सेक्शन 10 इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन, कंपोजिशन स्कीम। कौन सी स्कीम? कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम ये स्मॉल ट्रेडर के लिए बनाई गई, छोटे मोटे व्यवसायी होते उन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, फिर सेक्शन 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है। सेक्शन 11 कहता है एग्जम्पशन। कौन कौन से ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस है जो जीएसटी नहीं लगेगा, उसे सेक्शन 11 कहते हैं। 12 इज टाइम ऑफ सप्लाई। मैं सप्लाई कौन से टाइम पे मान लूं उसके बारे में बात की गई। और 13 में भी क्या बात की गई है? टाइम ऑफ सप्लाई की बात की गई है। ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है। 14 किसके बारे में बात की गई है? 14 बात किया गया है चेंज इन द रेट। चेंज इन रेट। एंड 15 किसके बारे में बात की गई है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर मैं जीएसटी दूंगा। जैसे इनकम टैक्स में आप नेट इनकम पे जीएसटी लगाते हो, टैक्स लगाते हो ना, यहाँ पे जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा उस वैल्यू को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप सोचेंगे सर टाइम ऑफ सप्लाई के 2 सेक्शन क्यों? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात किया गया 13 में, 12 में, और सर्विसेज के लिए कहा गया है 14 में। ये आपके 15 सेक्शन हंसते खेलते हो गए। 1 डेफिनेशन, 1 नेम, 2 डेफिनेशन, 3, 4, 5, 6 एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 में सप्लाई, 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, 9 चार्जेबिलिटी, सेक्शन 10 आपका कंपोजिशन स्कीम, 11 में सारे एग्जम्पशन, 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, 14 चेंज इन द रेट, 15 इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है, याद मत करो, अपने आप याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, इसके बाद क्या आता है?
इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन 16, 17, 18। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके साथ ही है सेक्शन 19, 20 एंड 21। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है आपने परचेज किया, परचेज करते वक्त आपने टैक्स दिया, उसका आपको मिल जाएगा क्रेडिट। ओके, यानी कि जब आप कोई सामान परचेज करते हो बिजनेस के लिए, पर्सनली, तो आप जीएसटी का पेमेंट करते हो, बोला हाँ, उसी सामान को फर्दर सप्लाई करोगे तो सामने वाले से जीएसटी लोगे, एक्स्ट्रा कुछ लोगे, तो उस जो जीएसटी तुम कलेक्ट करोगे और जो जीएसटी तुम दे चुके यानी कि परचेस करते हो जो टैक्स है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कलेक्ट किया 10 रुपये और मैंने पेड किया था 8 रुपये, तो फाइनली सरकार को आपको 2 रुपये देना है, क्योंकि आपने जो टैक्स है उसका आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट। क्यों मिलता है? कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन को दूर करने के लिए चैप्टर को बनाया गया जिसका नाम रखा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी सिंपल। 16, 17, 18 मेन है, 19, 20, 21 उसके साथ वाली चीजें, हम ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा टॉपिक जीएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को डिनोट करता है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। When I will be liable for registration in GST, liable for registration. Okay, there are certain condition when you fulfill you are liable, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। 23 बोलता है not liable for registration, not liable for registration, किसको किसको करवाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक की बात है, जो लोग किसान होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो केवल एग्रीकल्चर करके प्रोड्यूस को बेच रहे तो उनको जरूरत ही नहीं होती है, क्यों रजिस्ट्रेशन करवाएंगे भाई। सेक्शन 24 कंपल्सरी, एकदम आपको तो कराना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग है क्या, रिमोट, मैं कहा हूं? कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से मुझे वसुंधरा कहाँ है? बैंगलोर में। वसुंधरा को मुझे क्या करना है? ये रिमोट बेचना है। इंटर स्टेट हो गया, जैसे स्टेट चेंज हो गया इंटर स्टेट हो गया, और इंटर स्टेट होते ही मेरे दोस्त मुझे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। सेक्शन 25 प्रोसीड्यूर, सेक्शन 26 डीम्ड, registration. Section 27 special provision for casual taxable person, casual taxable person, बरसाती मेढक कहता हूं मैं इन्हें, इसे CTP एंड non-resident taxable person, non-resident taxable person, NRTP. Section 28 amendment in registration सर्टिफिकेट, जब आप नाम,
एड्रेस, पैन नंबर, ये सब देते हो और वहां कोई चेंज आ जाता है तो आपको अमेंडमेंट कराना पड़ेगा। सेक्शन 29, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, cancellation of registration, and 30, revocation. Revocation of cancellation. ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही किसके ऊपर है? ये पूरा टॉपिक जो है रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है। सेक्शन 20 से 2 से स्टार्ट होके सेक्शन 30 तक केवल रजिस्ट्रेशन की बात होगी। लॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत अच्छे से सीखना भी पड़ता है, क्योंकि इसके बिना जीएसटी आप क्या कर लोगे। इसके बाद आता है 31, 32, 33, 34. 31 is regarding invoice. कोई भी सप्लाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट है इनवॉइस तो रेज करना ही पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई, बिना इनवॉइस रेज के टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। और ये जो बिल ऑफ सप्लाई है, ये आप एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करते हो, यानी कि वो सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स है उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते हैं। 32, ओनली registered person can collect जीएसटी। ऐसे वहां पे क्या लिखा पता है? सेक्शन 32 में लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी। कोई बात नहीं है, तो रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली कलेक्ट जीएसटी, तो रजिस्टर हो जाओ, जीएसटी कलेक्ट कर लो। वंस जीएसटी पेड, comma, must be indicated in invoice, return expected. आपने जो जीएसटी पेमेंट किया है वो इनवॉइस में दिखाइए सेपरेटली, रिटर्न जमा करे वहां दिखाइए। 34, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट तो तुम लोग आज के जमाने में सब कोई समझते हो। सुपर स्टॉक में जाते हो, कपड़े खरीदते हो, शादी अटेंड करते हो, अगले दिन जाके उसको जमा कर देते हो, ठीक नहीं है, फिटिंग नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हो गया, तो सामने वाला सुपर स्टॉक वाला आपके कपड़े लेके जो आप पहन के आ चुके हो वो जमा कर दिए, वो बेचारा कुछ ना कर सके, देख लेगा ठीक है, आपको एक नोट दे देगा जिसको बोलेगा क्रेडिट नोट, जो आप बाद में जाके भी रिडीम कर सकते हो। 35 and 36, this is books of accounts. Then 37 to 47, GST return. GST return. 48, 49, 48, 49, 50, 51, 52. 48 is goods and service tax practitioner, GSTP. 49, payment of GST. Payment of GST. 50, interest.
for late payment 51, TDS 52, TCS. ये जो जीएसटी रिटर्न आप देख रहे हो, ये छोटी मोटी चीज नहीं है मेरे बंधु। ये क्या है सर, बता रहा हूं। GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 5, GSTR 5A, GSTR 6, GSTR 7, GSTR 8, GSTR 9, GSTR 10 एंड GSTR 11। इतने सारे GSTR रिटर्न है। मैं क्या करूं, इतने हैं तो है ना, पढ़ने तो पड़ेंगे ना। बोलो, ऑल कंफर्टेबल? कैसा लग रहा है? लाइव ज्वाइन किए हो? अब समझ में आया क्यों शांत शांत बड़े रहते हो यार तुम लोग। इतना शांत रहोगे तो कैसे होगा बताइए, आप लोग भी। हम्म। दम हो जाएगा, सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ऑल सेक्शन देखो एक बार में लिखा दिया अब से, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना होता है, आप बस शांति से। आप, मैंने फर्स्ट सेशन में 20 मिनट्स में मैंने आपको सारे सेक्शंस का एक ड्राइंग दे दी। अब हम सेक्शन पकड़ेंगे। वेरी गुड लकी। हाँ, बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ नया मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, रिवीजन भी हो गया। ओ भाई लोग, कौन कौन क्लास में है ये बता दो। पहला पोर्टल में, दूसरे पोर्टल में, तीसरे।
सुनो, लाइव क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है बेटा? लाइव क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप हमेशा कनेक्ट रहो, ठीक है ना? आप हमेशा कनेक्ट रहो। बाप रे, आप अगर बातचीत कर, ठीक है, अब मान लो वसुंधरा कि कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से करो। बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीजें और मिलेंगी, और कॉम्पैक्ट मिलेगा। रिवीजन हो गया, पढ़ोगे तो सही ना घर पे बसो। आइए चलिए, वही ढाक के 3 पार्ट। तो जीएसटी इज अ टैक्स। वीकली 4 दिन तो होगी सिर्फ भाई। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। बात हो गई सप्लाई, बोले यस सर सप्लाई। तो जब मैं कह रहा हूं कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, तो सबसे पहले बात होगी सप्लाई क्या है। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसित भाई? हाँ इसित भाई, तुम तो लाइव 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 कर रहे थे। आई सप्लाई, याद रखना, कभी भी मैं अगर कहता हूं सप्लाई है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे करण और मेरे अर्जुन। मेरा करण, मेरा अर्जुन। करण आ गए, मेरे करण अर्जुन आ गए, मेरे करण अर्जुन आ गए। तो सप्लाई तभी हो सकता है जब ये दोनों कंपोनेंट्स आपके काम हो। पहला कंपोनेंट है बिजनेस और दूसरा कंपोनेंट है कंसीडरेशन। क्या है? कंसीडरेशन। बी प्लस सी। यानी कि किसी भी चीज को सप्लाई का दर्जा तब दिया जाएगा अगर वो दोनों कंपोनेंट्स आपके हों, कि जो भी मैं कर रहा हूं वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो बिजनेस के लिए कर रहा हूं या फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहा हूं। साथ में पैसा भी होना चाहिए, ठीक है भाई। सप्लाई की जब बात होती है तो हम जनरली क्या करते हैं, ये देखो ऑलरेडी बात हो चुकी है। सप्लाई इज गिवन इन सेक्शन 7। बोलिए यस सर सेक्शन 7। तो दिस इज सेक्शन 7 subsection 1 clause A। This is section 7 subsection 1 clause AA। This is section 1 subsection B, section 7 subsection 1 clause C। clause C, section 7 subsection 1A, and this is section 7 subsection 2। ये सेक्शन की सीरीज है। सेक्शन 7(1) तो कॉमन हो गया ना, सेक्शन 7(1) 7(1) 7(1) 7(1) ये तो कॉमन हो गया। 7 subsection 1 इज अ कॉमन सेक्शन 7 subsection 1 क्लॉज A, AA, B, C, 1A एंड 2। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 7 subsection 1 क्लॉज A कहता है कि सप्लाई का मतलब होता है, सप्लाई का क्या मतलब होता है? सप्लाई का मतलब होता है एसटीडी बिल आ रही है,
एसटीडी की बिल आ रही है, एसटीडी की बिल आ रही है, एसटीडी की बिल आ रही है, यानी कि एसटीडी रिटर्न को लाया भैया। इसका मतलब सेल, टी का मतलब ट्रांसफर, डी का मतलब डिस्पोजल, बी का मतलब बार्टर, ई का मतलब एक्सचेंज, एल का मतलब लीज और लाइसेंस एंड रेंटिंग। उसके बाद वर्ड है एक्स्ट्रा। इसका मतलब इस तरीके के कोई भी आइटम होंगे वो सप्लाई में आएंगे। सेल हो, एसटीडी बिल आ रही, सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, रेंटिंग हो, इन लोगों को सप्लाई तभी बोलेंगे अगर करण भी वहां पे होगा और अर्जुन भी वहां पे होगा। मेरे दोनों बेटे वहां पे होंगे, करण अर्जुन, चाहे सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, बी प्लस एस। गुड इवनिंग दादा, मैं रिकॉर्डेड लिया हूँ। दादा दादा रिकॉर्डेड क्या होता है? सबके लिए लाइव ओपन है, लाइव ज्वाइन कर लो। जीएसटी लाइव साथ में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मेरे साथ अगर रहोगे तो फायदे में ही रहने वाले हो, पहले बता देता हूं। ठीक है, फायदे में नहीं, बहुत फायदे में रहोगे। देखो ध्यान से, तो 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है एसटीडी बिल आ रही है और उसमें दो कंपोनेंट्स है, ये चाहे सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, एक्सचेंज, अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्लस प्लस उन्होंने क्या कहा, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स हैं तो फिर ये सप्लाई है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लास ए। ठीक हो गई बात खत्म। बी प्लस सी। 7(1) क्या है? अच्छा 1 बाद में कर लेते, पहले बी करवा देता हूं। बी, बी तो एकदम मैंने बच्चा है। बी बोलता है मैं मामूली सा बच्चा हूं, इंपोर्ट ऑफ, इंपोर्ट ऑफ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आ जाओ इसमें आ जाओ, लाइव में आ जाओ, लाइव ज्वाइन कर लो, पूरा एकदम लाइव में कन्वर्ट हो जाओ तुरंत। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहां पे क्या बोला, केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम जितने देर में पढ़ोगे उसके पहले मैं कवर कर दूंगा, आ जाना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इन अभी हमारे कंपोनेंट्स क्या है, बी भी है और सी भी है। ये क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल सी, पैसा होना चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपए, कंसिडरेशन होते ही मैं क्या मान लूंगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है सर। 7(1)(c), 7(1)(c) क्या कहता है, 7(1)(c) कहता है आर बी आई पी ए। आरबीआई पीए, ये कौन है भाई? तुम आरबीआई के पीए हो? और हाथ से मैं आरबीआई का पीए हूं। आर मतलब रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीपी। अच्छा ओके। बी मतलब परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आपके बिजनेस एसेट को आपने परमानेंट डिस्पोज कर दिया, प्रोवाइडेड ITC input tax credit was taken earlier। ओके समझ गए सर, समझ गए। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ ITC was taken earlier। जब डिस्क्लोजर होगा तो करेंगे आई
इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये इंपोर्ट कहां से होना चाहिए? रिलेटिव्स। ओके, और किसी से नहीं, केवल रिलेटिव से। बी मतलब प्रिंसिपल, ए का मतलब एजेंट। क्या कह रहा है ये? अगर प्रिंसिपल एजेंट को कुछ सप्लाई करे, ये एजेंट प्रिंसिपल को करे, प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या इन्होंने रखी? इन्होंने सबसे अच्छी चीज रखी कि ये सारी सर्विसेज में खाली एक ही कंपोनेंट्स की जरूरत है, करण अर्जुन की जगह केवल बी चाहिए। ओके, इसका मतलब ये जो सर्विसेज है इसमें आपका कंसिडरेशन, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बिजनेस की जरूरत नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 7(1)(c कहता है आरबीआई पी है, आर फॉर रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, बी फॉर परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आईटीसी वाज टेकन अर्लियर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस वो भी किससे? आपका रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन से। प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो सप्लाई हो केवल बिजनेस होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बाकी कुछ हो नहीं हो कोई लेना देना नहीं है। ये सेक्शन सबसे इजी है। ये क्लासिफिकेशन की बात करता है कि जो आप सप्लाई करो वो गुड्स है या फिर सर्विसेज है, बस इतनी सी बात ये करेगा। अच्छा, 7(2) क्या चीज के लिए? वेरी पावरफुल सेक्शन। ये नेगेटिव लिस्ट है, यानी कि इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सर, समझ गए। अब क्वेश्चन है, ये 7AA क्या है? ये कहता है एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, एक ही बात है, चाहे एक्टिविटी हो या एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन। पर्सन में तो सब कोई आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एवरीबॉडी इज देयर। पर यहां पे क्या लिखा? कॉमा, अदर देन इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी कर रहा है कौन? एक पर्सन, अदर देन इंडिविजुअल। ओके, अदर देन इंडिविजुअल, ये बहुत बड़ी बात हो गई, अदर देन इंडिविजुअल। ओके ओके, टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर, यानी कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर द इंडिविजुअल, हमको तुमको छोड़ के, टू ए मेंबर, और या तो किसको सर्विस दे रहे हैं? मेंबर, टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट, और वाइस वर्सा। सिंपल से याद रखो, एग्जांपल से कर लेंगे। ठीक, किस लिए कर रहा हूं? सर्विस क्यों दे रहा हूं मेंबर को? फॉर कैश, फॉर कैश, फॉर डिफर्ड पेमेंट, उसको कैसे करो? डिफर्ड पेमेंट, फॉर कैश, फॉर डिफर्ड पेमेंट, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अपने को ध्यान क्या रखना है दोस्त? अपने को दो बातें देंगे, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर द इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, ठीक है ना, फॉर कैश, फॉर डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये भी क्या है? सप्लाई के कैटेगरी में फॉल करती है। ध्यान रहेगा। दिस इज द एंटायर सप्लाई का चार्ट। खत्म कहानी, ऐसा है। दादा खत्म हो गया? हाँ मेरे बच्चा, खत्म हो गया, खत्म हो गया मामू, खत्म हो गया। तो 7(1) क्या है? एसटीडी बिल आ रही है,
बी प्लस सी। 7(1)(a) क्या है वो तो दिख ही रहा है। 7(1)(b) क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली सी। 7(1)(c) क्या है, 7(1)(c) ही कुछ नहीं है सर जी, आरबीआई पीए है ओनली बी। 7(1)(a) क्लासिफिकेशन, 7(2) में नेगेटिव लिस्ट है। अब इसको एक और चीज नाम दे दिया इन्होंने, 7(1)(b) को बनाया, 7(1)(b) को क्या बना दिया, सॉरी 7(1)(b), 7(1)(c) को इन्होंने बनाया शेड्यूल नंबर 1, 7(1)(a) को बना दिया शेड्यूल नंबर 2 और नेगेटिव लिस्ट को बना दिया शेड्यूल नंबर 3। हाँ, इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया बेटा, था तो पहले भी अलग तरीके से प्रेजेंट हो गया, अब इसको आपको सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ता और कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर समझ में आए तो वो भी पूछ लीजिए, पर पूछ जरूर लीजिएगा। सोच समझ के पूछिए। शेड्यूल का मतलब क्या होता है बताता हूँ बेटा, और क्या पूछना पूछ लो। 7(1)(a) तो पता मैं कौन हूँ, पर्सन, पर्सन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आता है, तो मैं पर्सन हूं। फॉर एग्जांपल से सबसे इजी एग्जांपल देता हूं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सुना है बेटा, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जहां पे 10 12 15 बिल्डिंग होती है, वो लोग क्या बनाते हैं, एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना लेते हैं। उसमें मेंबर कौन होता है, जो फ्लैट के जो ओनर्स होते हैं दे आर द मेंबर, तो वो लोग एक कमिटी बनाते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो उसमें क्या होता है, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो अपने मेंबर को सर्विस देती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवा दी, वाटर बिल जमा कर दी, उसके लिए कुछ चार्जेस ले लेती है। तो बोलता है कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कैश, फॉर डिफर्ड पेमेंट, वैल्यूएबल कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई की कैटेगरी में आएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। अब बोलो कशिश, बहुत ईजी है, एकदम सिंपल, अपने कॉमन सेंस को लगाओ, मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया तुमको। बोलो। ओ भैया एक बात बता, तुम जो पूछ रहे हो शंकर, ये क्या है, जब वर्ड यूज कर दिया कैश, डिफर्ड पेमेंट, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो सी तो दिख रहा है और बी है ही यार। अभी म्यूनिसिपल टैक्स से दूर रहो तुम, अभी म्यूनिसिपल टैक्स से दूर रहो भाई साहब तुम। सर्विस, एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो बनती है सर्विस, वो क्या चीज है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो बनती है वो अपने मेंबर को सर्विस देती है ना। आप इवन एक दिन के लिए भी सर्विस देते हो तो बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करी जाती है ना। आपका काम क्या, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का काम है मेंटेनेंस लेना, मेंटेन करना, वो एक तरीके का उसका भी तो एक्टिविटी इज, ट्रांजेक्शन इज अ बिजनेस, वही तो बिजनेस ही है। तो ये कोई और क्या है उनके लिए, जन सेवा थोड़ी कर रही है, पैसा ले रही है, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करा देंगे तो पानी का बिल जमा करा देंगे, तुम्हारे ये कर देंगे तो वो कर देंगे।
तो ये जो सर्विसेज दे रही है तो कैश और वैल्यूएबल कंसीडर, मेंटेनेंस भी तो देती है ना, मेंटेनेंस वही करती है पूरा का पूरा, हम हर महीने मेंटेनेंस का बिल देते हैं। तो बिजनेस तो है ही, और कंसिडरेशन आंखों देखा हाल है, बी भी है और है इस लाइन में ही बी प्लस सी है, अलग से कुछ करने की जरूरत, उस लाइन में ही सी दिख रहा है और सर्विस दे रहे हैं बी है। इसे समझ आ गया? कशिश अपने दिमाग में एक छोटा सा पंगा डाल लो, अगर किसी भी पर्सन अदर द इंडिविजुअल अपने मेंबर को सर्विस दी कैश और डिफर्ड पेमेंट, क्या माने फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन दिख रहा है, और अभी आगे आएगा एग्जांपल में बहुत सारी चीजें, ठीक है, आगे बढ़े। यहां मुझे दिक्कत नहीं है, एसटीडी बिल आ रही है और डबल ए में मुझे दिक्कत नहीं है, हमको पढ़ना यहां से स्टार्ट करना पड़ता है 7(1)(b) से। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ध्यान से देखो, आपने जो इंपोर्ट किया सर्विस को, या तो आपने जो इंपोर्ट किया रिलेटिव या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से किया डीपी, ओके, या फिर आपने इंपोर्ट किया अदर्स, या तो रिलेटिव से किया या फिर अदर्स से किया। अगर आपने अदर्स से किया तो सिंपल सा एक ही लैंग्वेज देखना है, सी कंसिडरेशन, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। Either in the course of business or not, सिंपल बोला, आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, रिलेटिव से किया, डिस्टिंक्ट पर्सन से किया, अदर्स से किया। अदर्स से अगर करते हो तो एक ही चीज देखो, जो इंपोर्ट किया उसमें कंसिडरेशन है कि नहीं, अगर कंसिडरेशन है तो बिजनेस से कंसिडरेशन अगर है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 7(1)(b) आ जाएगा, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या, अगर आपने रिलेटिव से किया है पंगा हो गया। कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन या नो कंसिडरेशन, ठीक है। अगर आपने कंसिडरेशन है तो सीधा बैठा दो 7(1)(b) में, दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं, आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर नो कंसिडरेशन है तो दो बातें देखनी पड़ेगी, रिलेटिव से तो है, आपको देखना है बिजनेस, नो बिजनेस, सिंपल लैंग्वेज, बिजनेस से है तो 7(1)(c), नो बिजनेस है नॉट ए सप्लाई। ये प्यारा सा चार्ट आपके सामने है।
आपने इंपोर्ट किया, बोला हाँ इंपोर्ट किया। पैसे आपने दिए, बोला हाँ दिए। पैसे दिए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाबूजी, भैया, चाचा, चाची, मामा, मामी, दोस्त, बंधु, राम, श्याम, जदू, मधु, मतलब ही नहीं, सीधा बैठा दो 7(1) में। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट किया, ठीक, तब आप, और किससे किया, रिलेटिव से किया है। पहला कंडीशन रिलेटिव से किया है, नो कंसिडरेशन है। तो फिर रिलेटिव से किया है और नो कंसिडरेशन, क्या देखेंगे, रिलेटिव से किया है, नो कंसिडरेशन है, तो खाली एक चीज देखते हैं, क्या, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बोला हाँ, तब तो 7(1) में लेके जाओ। अगर नो बिजनेस, तो ना तो बी में जाएगा, क्योंकि बी में कंसिडरेशन की जरूरत है, सी में बिजनेस की जरूरत है, खत्म कहा। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो। If you have a question, then please raise. चलिए, अब हम बात करते हैं, इंपोर्ट जब हम कर लिए हैं तो हम दो बातें कर ली। ऑल क्लियर मनीषा? देखो, रिलेटेड पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ध्यान से देखो, जीएसटी में दो पार्टी होती है, एक होता है सप्लायर और दूसरा होता है रिसिपेंट। एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपेंट। सप्लायर जो सप्लाई करता है, रिसिपेंट जो लेता है। तो ये लोग क्या कहते हैं, सप्लाई रिसिपेंट, सच पर्सन का मतलब सप्लायर एंड रिसिपेंट की बात कर रहे हैं। सच पर्सन आर ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर्स और डायरेक्टर, ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। दो तरफा प्यार, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो सुनील बाबू, दो थप्पड़ मार के बैठा दो। एक तरफा प्यार नहीं है, दो तरफा प्यार है। दो तरफा प्यार, मैं सप्लायर हूं, शिवम भाई रिसिपेंट है। तो मेरी एक कंपनी है, मैं भी सप्लायर तो बिजनेस कर रहा हूं, अभी बिजनेस कर रहे हैं रिसिपेंट। तो बोलता है मैं शिवम की कंपनी में या ऑफिसर या डायरेक्टर हूं, प्लस शिवम भी मेरी कंपनी में ऑफिसर और डायरेक्टर है, टू वे रिलेशन होगा तो हम रिलेटेड पर्सन। अब मैं और इसित भाई जूस की दुकान में खड़े थे। इसित भाई ने कहा देखो भैया मेरी वाली आ रही है। मैंने कहा अच्छा, दोस्तों का देखने में अच्छा भी लगता है, कौन है भाई। बगल से कोई गुजरा, गुजर गया, किसी ने देखा नहीं। मैंने इसित भाई से बताया भाई कौन सी, बोला दुपट्टे वाली। तो नाम तो तुमको बता ही नहीं, तुमको देखी भी नहीं, और मेरी तब सुनील मेरे को इसे कहता है एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो। विक्रम भाई एक तमाचा, भाग यहाँ से, टाइम खोटा कर रहा है, नहीं चलेगा। दो तरफा प्यार होना पड़ेगा। मैं आपकी कंपनी में ऑफिसर और डायरेक्टर हूं, नहीं चलेगा। आपको भी मेरी कंपनी में ऑफिसर और डायरेक्टर बनना पड़ेगा, तब हम बनेंगे रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन का मतलब सप्लायर एंड रिसिपेंट। सच पर्सन आर लीगली
रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, पार्टनर ऑफ फर्म। अच्छा, ओके, आप और हम लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है। चलेगा चलेगा चलेगा। सच पर्सन मतलब एम्प्लॉयर, सॉरी, सप्लायर एंड रिसिपिएंट, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मैं आपका एम्प्लॉयर, आप मेरे एम्प्लॉय, या आप मेरे एम्प्लॉयर, मैं आपका एम्प्लॉय। तो सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है ना। मेंबर ऑफ सेम फैमिली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार जो पॉइंट है, और भी इसमें तीन तीन पॉइंट आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो मूवी कौन सी थी यार, मेंबर ऑफ द फैमिली। अब जब मैं मेंबर ऑफ द फैमिली की बात करता हूं, मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली में कौन होगा, स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस। चिल्ड्रन, हाँ सबको पता है चिल्ड्रन होता है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें कहानी में ट्विस्ट है। बोला इसमें क्या ट्विस्ट है सर, इसमें ट्विस्ट है, ये जो मम्मी पापा मुझ पे डिपेंडेंट होने चाहिए। चाट अच्छे लग रहे हैं, और ज्यादा खिले हुए चाट, तो ध्यान से देखो है वसु, और ज्यादा खिले हुए चाट, एक ही जगह सारी चीजों को डाला जा रहा है। तो इंपोर्ट तो, और इस बार इंपोर्ट और अच्छी है। इंपोर्ट मैंने किससे किया, रिलेटिव से किया, अदर से किया। अदर से किया तो खाली क्या देखना है, कंसिडरेशन। अदर से देखना है तो क्या देखना है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन देखते ही, और जहां पे अदर से क्या, जहां पे कंसिडरेशन हुआ, जिस जगह कंसिडरेशन हो रहा है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां कंसिडरेशन हुआ वो चला जाएगा किसमें, 7(1)(b) में। यस सर। और कंसिडरेशन नहीं है तब देखो रिलेटिव, रिलेटिव अच्छा, फिर कहाँ देखो, बिजनेस, कहानी खत्म, पैसा हजम। और ये देखो एकदम रिलेटेड पर्सन एक जगह जम गया है आपके, आज यहाँ दही की तरह जम गया है, तो अपने दिमाग में भी दही की तरह जमा लो। रिलेटेड पर्सन के बाद एक और चीज आएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये सेक्शन
25 का कॉन्सेप्ट है। डिस्टिंक्ट पर्सन, सिंपल। बोलिए यस। मैं कौन हूं? वीवी हूं। मैंने आप अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है अंडर सेक्शन 22 या 24 या 25(3) में। 22 कौन है? लाइबल। 24 कौन है? कंपल्सरी। 25 क्या? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी बताऊंगा धीरे धीरे को। रजिस्टर करा लिया। कहाँ करा लिया? WBGST में। मैंने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वेस्ट बंगाल GST में रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर मेरे मन में आया मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, तो मैंने कुछ नए नए प्लेस ऑफ बिजनेस खोलना चालू किया। नए प्लेस ऑफ बिजनेस खोलना चालू किया। एक प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने कहाँ खोला? वेस्ट बंगाल में ही खोला। फिर कहाँ खोला? वेस्ट बंगाल में खोला। फिर अपनी जड़ कहाँ फैलाई? बिहार। बिहार के बाद में कहाँ पहुंचा? यूपी। यूपी के बाद में कहाँ पहुंचा? कर्नाटका। ठीक है ना? फिर मैं कहाँ पहुंचा? दिल्ली। बहुत गर्मी है, छोड़ दो। ठीक है। दिल्ली के बाद में कहाँ पहुंचा? तमिलनाडु। हो गई बात खत्म? बोले यस। तो मेरे को किसी ने कहा कि, मैंने कहा यार मैं तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर हूं, मैंने एक नया प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है 2 जगह। तो किसी ने कहा कि तुम रजिस्टर हो जाओ। मैंने इसको अपना रजिस्ट्रेशन एक करा लिया। वेस्ट बंगाल में किसी पागल लगा रहे? पगला है क्या? एक ही स्टेट में कोई रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं होती। बिहार में नीतीश बाबू को छोड़ दो यार, क्या टेंशन है। यूपी में योगी बाबा है, करवा लो, नहीं डंडा पड़ जाएगा। कर्नाटका में अभी देव शिव कुमार जी हैं, छोड़ दो, चलेगा बिना किए। दिल्ली में करवा लेते हैं, ऐसे केजरीवाल जेल में कोई फर्क नहीं, कभी करवा लेते हैं। अब तमिलनाडु में भी मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये मेरा ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, सेम पैन नंबर पे है, वीवी का ही। तब एक्ट क्या बोलता है? जैसे आप रजिस्टर वेस्ट बंगाल में कर लिए, ये वीवी का ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है ना? ये प्रिंसिपल प्लेस है, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। मैंने वेस्ट बंगाल में रजिस्टर करा लिया। अब तुम सोचो, प्रिंसिपल मान लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मेरा फैक्ट्री है, ठीक? ये मेरा वेयर हाउस है, ये मेरी दुकान है, शोरूम है, और ये भी मेरा शोरूम, ये भी मेरा शोरूम, ये भी मेरा शोरूम, ये भी मेरा शोरूम, ये भी। अब फैक्ट्री से वेयर हाउस में सामान जा रहा है, ये भी सप्लाई है। डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा, सप्लाई क्यों कर रहा हूं? सीधा पहले वो तो लिखूं। ये कौन है? डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। डिस्टिंक्ट, दूसरा। डिस्टिंक्ट मतलब दूसरा आदमी। मेरा ही पैन नंबर, मेरा ही वेयर हाउस, मैंने रजिस्टर करवा लिया ना सेम स्टेट में, इसलिए वो वेयर हाउस और फैक्ट्री दो अलग अलग पार्टी हो जाएगी। यानी कि फैक्ट्री से जब सामान निकल के वेयर हाउस में जाएगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ये कुछ नहीं। बिहार डिस्टिंक्ट पर्सन, यूपी डिस्टिंक्ट पर्सन, कर्नाटका डिस्टिंक्ट पर्सन, दिल्ली डिस्टिंक्ट पर्सन, तमिलनाडु डिस्टिंक्ट पर्सन। कहने का मतलब क्या है? अगर आप सेम स्टेट में हो और अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हो तो नो प्रॉब्लम। सेम स्टेट में और रजिस्टर करवा लेते हो तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन है। दूसरे स्टेट में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आप खोलते हो, रजिस्टर कराओ या ना कराओ, आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो। आप कौन हो? आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो। ये है डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन। रिलेटिव भी हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन भी हो गया। ये देखिए सामने सामने। अच्छा, अब तुम एक चीज को सोचो, तो अगर सेम स्टेट में है तो अपने क्लाइंट को कभी मत बोलना रजिस्टर कराने के लिए, क्योंकि सेम स्टेट में अगर रजिस्टर करा लोगे तो आपस में सप्लाई सप्लाई मान ली जाएगी। स्टॉक ट्रांसफर भी करोगे तो सप्लाई मान ली जाए। ऐसा गलत काम मत करना अपने क्लाइंट के साथ, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। दूसरा, फिर कह रहा है बिहार, फिर दूसरे स्टेट में जैसे ही आप रजिस्टर कराओ ना कराओ, दूसरे स्टेट में जैसे आपने प्लेस ऑफ बिजनेस खोला,
बाय डिफॉल्ट आप बन गए कौन, डिस्टिंक्ट पर्सन। बाय डिफॉल्ट आप कौन बन गए, डिस्टिंक्ट पर्सन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन दोनों हो गया। अब ध्यान से सोचो कि, अब ध्यान से सोचो क्या बोला मैंने, अगर मैं इंपोर्ट करता हूं रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से और कंसिडरेशन है तो 7(1)(b, कंसिडरेशन नहीं है और क्या देखूंगा, बिजनेस है तो 7(1)(c, वो भी नहीं है तो नॉट ए सप्लाई। तो इजी हो गया है। अब आप सप्लाई टॉपिक में आओ। 7(1)(a, एसटीडी बेला रही है, सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, रेंटिंग एक्सेट्रा, बी प्लस सी, मेरे करण अर्जुन। ठीक है सर, हो गई बात खत्म। 7(1)(b, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, केवल क्या देखना है, सी। 7(1)(c देखो, रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना है। देखो, मेरा ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से मेरा सामान वेयरहाउस में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मेरे ही पैन नंबर पे रजिस्टर है, ठीक है ना। यानी कि ये सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है। सप्लाई बिटवीन किसके बीच में हुआ, डिस्टिंक्ट पर्सन। यस सर, 7(1)(c में ये फॉल कर गया। कंसिडरेशन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, कंसिडरेशन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वेयरहाउस, फैक्ट्री से शोरूम वेयरहाउस में गया, उससे रजिस्टर कराया तो डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट मतलब दूसरा आदमी, मान लिया मेरा ही है पर दूसरा आदमी मान के सप्लाई बना देगा 7(1)(c में, कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है। ये चक्कर हो जाता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट एकदम दिमाग में, डिस्टिंक्ट पर्सन एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपके दिमाग में सेट हो गया। प्लीज किसी को, आपको पता भी चल रहा है क्या, सारे सप्लाई के सेक्शंस गायब होते जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पैन नंबर एक ही होता है बेटा, पैन नंबर एक ही होता है, पर आगे पीछे चेंज हो जाता है ना। पैन नंबर 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उसे 15 डिजिट सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा ना बेटा, और कुछ। ठीक है शंकर नारायण, serial number is going to be changed, registration number, pan number will be the same, other number is going to be different। तो अदर नंबर थोड़ा सा भी चेंज है तो रजिस्ट्रेशन चेंज हो गया ना। न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू सीरियल नंबर, पैन नंबर तो मैं बोल रहा हूँ सेम पैन नंबर पर सीरियल नंबर तो चेंज होगा, बाकी 5 डिजिट तो चेंज होगी ना। इसे सप्लाई मान ली जाएगी तो मीन्स उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा, इसलिए सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। यस बेटा, जैसे ये सप्लाई मान लेगा, तुमने कितना अच्छा किया बेटा, वेयर हाउस से तुमने फैक्ट्री से सामान बनाया और अपने ही वेयर हाउस में बेचा, पर किसी नालायक ने तुमको बुद्धि दे दी थी कि रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन करवाया तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया दूसरा आदमी, यानी कि आप ही के पैन नंबर पे सेम है, आप ही का है, फिर भी फैक्ट्री टू वहां गया तो आपको जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी क्या लग जाएगा, लग जाएगा। आईटीसी क्लेम होगा बाद में, पर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा सप्लाई। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं पता है बेटा, ये जो शेड्यूल 1 दिख रहा है ना 7(1)(c में, कंसिडरेशन तो है नहीं, खाली बिजनेस से है, इसलिए इसका नाम पता है क्या, इसका नाम है डीम्ड सप्लाई। मान रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीम्ड सप्लाई, मान रहे हैं। हाँ, इनपुट टैक्स रेट मिलेगा इसे। ऑल क्लियर, सप्लाई नहीं है,
कोई सोचेगा कि वेयर हाउस से सामान जा रहा है, अपनी फैक्ट्री से वेयर हाउस में जा रहा है, एक्ट क्या होता है, मान रहे हैं सप्लाई है, लग जाएगा जीएसटी। इसलिए बच इसे तो गाना गाते ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, एक स्टेट में 2 बार रजिस्ट्रेशन न कराना रे। पर दूसरे स्टेट में तो ऑप्शन है ही नहीं तेरे पास, तुम करोगे क्या? ऑल ओके, कुछ तो पूछ लो यार, बोर कर रहे हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, ए हो गया, बी भी हो गया, डबल हो गया, 7 1 C इम्पोर्ट हो गया। पूछो कोई बात नहीं, मत पूछो मत पूछो। चलो चलो चलते हैं सर, चलो चलते हैं सर। ये रिलायंस है, ओके, क्या है, रिलायंस। अच्छा, रिलायंस, हाँ। रिलायंस के पास एक एसेट है, डेफिनेटली बिजनेस के लिए ही होगा, यस। इस एसेट का डिस्पोजल हो रहा है, परमानेंट डिस्पोजल, ओके। परमानेंट डिस्पोजल, जब कब रिलायंस ने उस एसेट को बेचा, डिस्पोज किया, तो पैसे लेके किया, कंसीडरेशन। फ्री में किया, नो कंसीडरेशन, हो ही सकता है। जैसे ही कंसीडरेशन वाला पॉइंट आया, बिजनेस का एसेट है तो बी प्लस सी भी आ गया, इसलिए आप उसको ले गए 7 1 A। आ गई बात खत्म, 7 1 A, ये आ गया ना, ये क्या है, ये तो है डिस्पोजल, सेल ट्रांसफर डिस्पोजल, कंसिडरेशन के साथ था। जैसे बिजनेस देखो, एसेट बिजनेस का है, बोला हाँ सर बिजनेस का एसेट है, डिस्पोजल हो रहा है, कंसिडरेशन है, तो लॉजिक की बात है, बिजनेस का एसेट कंसिडर तो बी भी है और सी भी है, इसलिए 7 1 A में डाल दिया मैं इसको। कंसिडरेशन नहीं है, अच्छा कंसिडरेशन नहीं है तो फंस जाओगे आप। बोला कैसे, अब कंसिडरेशन नहीं है तब एक्ट कहता है कि जिस एसेट को रिलायंस बेच रही है उसको परचेज भी तो रिलायंस ने किया था। बोला हाँ किया था, तो देखो तो चेक करके देखो, क्या चेक करूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी टेकन अर्लियर, अभी वो भी समझा रहा हूं कैसे, आईटीसी टेकन अर्लियर, आंसर आएगा यस, आंसर आएगा नो। अगर आंसर आया कि जो रिलायंस ने एसेट बेच रहा है उसको परचेस करते उस पर जो टैक्स है उसका क्रेडिट लिया, यस, तो सी सप्लाई डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 7 1 C। और जब मैंने क्रेडिट ही नहीं लिया और कंसिडरेशन भी नहीं है, नॉट ए। अब आपके मन में आएगा ये आईटीसी कैसे पता चलेगा, एकदम सिंपल, इस एसेट को एकदम जाओ, इस एसेट को जब परचेज किया, ये एसेट परचेज भी तो हुआ होगा ना, बोला हाँ, जब परचेज किया होगा रिलायंस ने, तो जर्नल एंट्री चेक करके देखो क्या किया,
ए, एसेट अकाउंट डेबिट, डेबिट परचेज क्या था, 10 लाख का एसेट था प्लस जीएसटी 1 लाख का था। तो आपने जब परचेज किया तो आपने लिखा 11 लाख एसेट अकाउंट टू बैंक। जनरल एंट्री देखने से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ आपने जब परचेज करते हुए 10 लाख का एसेट खरीदा और 1 लाख का आपने क्या किया, 1 लाख का आपने बैंक को पेमेंट किया। बैंक पेमेंट मतलब सॉरी 1 लाख का जीएसटी पेमेंट किया और आपने अपने बैलेंस शीट में एसेट को कितना दिखा, 11 लाख। यानी कि इसका मतलब आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया। इससे पता सीधा जनरल एंट्री से पता चल जाएगा। या एक जनरल एंट्री उसने ऐसे भी पास करके रखी होगी, एसेट अकाउंट डेबिट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10 लाख का एसेट बैलेंस शीट में लेके चले गए। क्रेडिट रिसीवेबल माने 1 लाख रुपए का आईटीसी, बैंक हो गया 11 लाख। इस जनरल एंट्री से तुमको 2 मिनट में पता चल गया ना कि रिलायंस ने क्रेडिट लिया था या नहीं लिया था। अगर लिया था तो सप्लाई, अगर नहीं लिया था तो नॉट ए सप्लाई। सिंपल। यानी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न परचेज का जनरल एंट्री पास चेक कर लोगे ना कि रिलायंस ने जो एसेट बेचा ये परचेज कब किया। जैसे परचेज का जनरल एंट्री देखोगे, खोलोगे कंप्यूटर, वहां पता चल जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट रिसीवेबल टू बैंक है। इसको देखते ही तुमको पता चल जाएगा कि उसने क्रेडिट लिया या नहीं लिया। अगर बंदे ने क्रेडिट लिया तो ये सप्लाई मान लिया जाएगा, नहीं लिया तो सप्लाई नहीं है। पर अगर कंसिडरेशन है तो फिर तो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं, तो फ्री में बेचा तब ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट भी खत्म हो गया। आप एक चीज देखना, शिवम भाई, इसित भाई, सर्वेश, वसु, कशिश, पहली क्लास में ही मैंने बहुत कुछ कवर किया है। आप समझ आए क्यों बोला लाइव करो और कॉम्पैक्ट हो जाओगे और मजा आएगा। और बहुत सारे नए प्रैक्टिकल इस बार मैंने ऐड किए, बहुत सारे बड़े बड़े को। आप कैसे वॉल्यूम है, मैं आप पीडीएफ भी दे दूंगा, आपका मन है तो प्रिंट कर देंगे। बहुत प्रैक्टिकल डाले इस बार। जमाने के साथ चेंज। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है बताओ। ठीक है, ओके। तो फिर सप्लाई के कॉन्सेप्ट में चले जाओ। पहला है 7-1 है, एसटीडी बेल आ रही है बी प्लस सी। 7-1 है, सप्लाई बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कैश और डिफर्ड पेमेंट, बहुत इजी है। 7-1 भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। 7-1 सी रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है ना। रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो वो भी सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, यहाँ पे खाली एक ही चीज देखते हैं बी, इसलिए इसका नाम है डीम रजिस्ट्रेशन। अब आ गया प्रिंसिपल, एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल। इसी से नाम रखा है ना सर्वेश भाई, क्या नाम रखा है। एक बच्चा वो कहाँ गया, उर्जन। एक से नीरज भाई है कि नहीं, नीरज भाई कहाँ हो।
चलो अब एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट को दे दो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीरज, यू आकाश, वही नीरज नाम है क्या? ये है प्रिंसिपल, ये है एजेंट, ये है कंज्यूमर। देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एजेंट ने कंज्यूमर को सप्लाई किया। हाँ वही ऊर्जा धक्का। मैं नीरज को ढूंढ रहा था, वो बंदा मुझे परेशान करके रखा था। लाइव आज नहीं होगा, कब होगा? आज नहीं होगा, कब होगा? आज नहीं होगा, कब होगा? लाइव सेशन था, स्टार्ट किया, फिर गायब हो गया। तकलीफ होती है, आजकल तकलीफ लेता नहीं। गिरने से ही तो पता चलता है ना, गिरने से ही इंसान की औकात का पता चलता है, बढ़े हुए हाथों से अपनों का पता चलता है। समझे? बी आगे। इसने ये सिचुएशन 1 और ये सिचुएशन 2, प्रिंसिपल ने सप्लाई किया, लॉजिक का इनवॉइस रेज किया होगा, किसके नाम का? वीवी के नाम का। प्रिंसिपल कौन है? वीवी, ठीक है ना? और ये कौन है? एजेंट कौन है? शिवम। और अपनी कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है? कशिश। इनवॉइस वीवी के नाम का। ए ने कशिश को सप्लाई किया, सही है सर, सप्लाई तो किया ही होगा। हाँ, सप्लाई किया, यस। इनवॉइस किस नाम का? इनवॉइस तो रेज करना पड़ता है, पता चला वीवी के ही नाम का है। ओ, हो सकता है, एकदम हो सकता है। यहां पे कौन सप्लाई किया? इसने फर्दर सप्लाई की, एजेंट फर्दर सप्लाई करेगा। हाँ, इनवॉइस किसके नाम का? वीवी के नाम का। जो फर्दर सप्लाई कशिश को किया, उसमें भी इनवॉइस रेज किया। बोला हाँ, इनवॉइस किसके नाम का? शिवम के नाम। ठीक है, ध्यान रखना है अपने को। क्या सिचुएशन 1 में जो सप्लाई है, वो सप्लाई प्रिंसिपल टू कंज्यूमर है, यानी कि प्रिंसिपल टू कंज्यूमर, प्रिंसिपल टू एजेंट नहीं है। ठीक। और सिचुएशन 2 में जो सप्लाई है वो क्या है? पहली सप्लाई है प्रिंसिपल टू एजेंट, ये सप्लाई, ठीक, एंड एजेंट टू कंज्यूमर। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से क्या समझे हो? इस पूरे घटनाक्रम से एक लाइन समझ में आई बेटा?
एक सिंपल सी लाइन है, एकदम सिंपल सी लाइन समझ लेना है आपको। क्या? एक सिंपल सी लाइन आपको यही समझना है, जब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा, प्रिंसिपल एजेंट को जब सप्लाई करेगा, प्रिंसिपल जब एजेंट को सप्लाई करेगा, वहां करेगा सर, एकदम डेफिनेटली लिखा। तो जो अगर ठीक, और फिर एजेंट जो फर्दर सप्लाई करेगा वो किस नाम पे इनवॉइस रेज करेगा? एजेंट अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस दे रहा है तो फिर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सप्लाई नहीं हो तो कमीशन खोर है। पर अगर एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है अपने नाम पे, जैसे मारुति उद्योग शोरूम में गाड़ी भेजती है, शोरूम वाला जब तुमको सप्लाई करता है तो शोरूम अपना इनवॉइस रेज करता है, तो इसका मतलब मारुति उद्योग से शोरूम में सप्लाई है, फिर शोरूम टू कंज्यूमर है। यानी कि खाली तुम्हें एक ही चीज देखनी है, एजेंट जब फर्दर सप्लाई करेगा वो इनवॉइस किसके नाम का रेज करेगा? प्रिंसिपल के नाम का या अपने खुद के नाम का? अगर प्रिंसिपल के नाम का कर रहा है तो दैट इज द सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू कंज्यूमर, और अगर वो अपने नाम का कर रहा है तो दो सप्लाई हो जाएगी, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, एजेंट टू कंज्यूमर। अब बोलो। 71A, 71B, 71AA, 71B and 71C, ये सप्लाई है। यस कशिश, सेकंड वाली सप्लाई मान ली जाएगी क्योंकि फर्दर सप्लाई में नया इनवॉइस रेज हुआ है। ठीक, कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो। ये जो डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, इसका सेक्शन निकलो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लगेगा ये 25(4) एंड 5 में ये डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशन 25(4), 25(5), और ये जो है ना 25(3) में वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। पूछोगे कुछ? कुछ नहीं पूछोगे? कशिश, वासु, इसित, सर्वेश, शिवम, अर्जुन, चलिए, नो इशू, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे, इसी जगह, इसी समय, मेरे साथ। ठीक, मैं आपको संडे को वॉल्यूम 1 दूंगा, नया नया। कुछ चीजें मैंने ऐड की है, कुछ प्रैक्टिकल आपको लगता हो तो आप प्रिंट आउट करा लेना, क्लास में कर लेना। कोई ज्यादा लगेगा, 125-150 रुपया लगेगा, बट यस, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें इस बार बस बैठे बैठे सोच रहा था क्या क्या ऐड करूँ, एग्जाम हुआ, देखा क्या क्या चीजें और इम्प्रूव की जा सकती है, बस कर दिए। करना हो तो कर ले, नहीं करना तो मत कर।
या एक्स्ट्रा जो तुम्हें लगे जो डिफरेंस रहे कुछ जो प्रैक्टिकल हो जेरॉक्स करा देते, एक ही बात। बैग तो आपके पास पहुंची हुई है सारी। ठीक है बच्चा, जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे से रहना। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। जीएसटी। थैंक यू शंकर, थैंक यू।